19 तारीख का दैनिक भास्कर का अखबार देखते हैं कौन कौन सी खबर आई है। एक खबर यह है कि ये जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार पटेल साहब की नर्मदा नदी पर, इनके जो शिल्पकार थे पद्म भूषण प्राप्त राम सुतार साहब का निधन हो गया है। ये राम सुतार साहब हैं, पिक्चर से थोड़ा याद रखने में आसानी होगी। इन्होंने और कौन कौन से निर्माण किए हैं, शिल्पकारिता की है। तो जो संसद भवन में अभी जो संसद भवन बना है उसमें एक गांधी जी की प्रतिमा है जिसमें वो ध्यान में बैठे हैं, ये देखिए आप मुद्रा, इनकी भी शिल्पकारिता इन्होंने की थी। और फिर शिवाजी महाराज की जो घोड़े पे बैठे सवार मशहूर प्रतिमा है वो भी इन्होंने ही बनाई थी। इनकी शिल्पकारिता से प्रभावित होकर भारत सरकार ने जो हाईएस्ट 3 सिविलियन अवार्ड है उनमें से एक 1999 में पद्मश्री दिया और 2016 में अभी कुछ साल पहले पद्म भूषण से सम्मानित किया। ध्यान रखना ऑप्शन में विभूषण आए तो उसको काटना है, विभूषण उन्हें नहीं मिला है। महाराष्ट्र के रहने वाले इसलिए वहाँ की सरकार का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा उनकी 4 और फेमस मूर्तियाँ हैं। बेंगलुरु में स्थित एक शिवजी की प्रतिमा और पुणे में है ये जो शिवाजी महाराज थे इनके बेटे थे संभाजी, इनकी मूर्ति है, वो इनकी भी शिल्पकारिता इन्होंने की थी। चंबल देवी की 45 फीट की ऊंची मूर्ति और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा भी इन्होंने ही बनाई थी। उसके बाद एक इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित खबर है। आपको पता ही है चाइना भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए बेल्ट एंड रोड और मोतियों की माला नाम की योजना बना रही है। उसके तहत अभी टर्मोल चल रहा है बांग्लादेश में, तो उसका यूज़ करते हुए जो भारत सरकार की विदेश मंत्रालय उसकी स्थायी समिति ने ये रिपोर्ट दिया है कि ये बांग्लादेश में ये लाल मोनीर हट नाम का एयरबेस है, उसको बांग्लादेश ने चाइना को पट्टे पर दे दिया। इनडायरेक्टली वो मिलिट्री यूज कर सकता है उसका। दूसरी एक चीज़ है कि बांग्लादेश है वो चाइना की सहायता से ये पेकुआ नाम का हवाई अड्डा है उस पर 8 पनडुब्बी निर्माण कर रहा है। कुल मिला के यदि मिलिटरीली इनडायरेक्टली यदि चाइना वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लिया तो कोई ऐसा समझौता किया होगा जिसकी वजह से इनडायरेक्टली उसकी मिलिट्री पे कंट्रोल यदि चाइना को हो जाएगा तो इंडिया के लिए दिक्कत हो जाएगी। अगली खबर ये है कि ये जो हेट स्पीच और हेट क्राइम प्रिवेंशन से संबंधित बिल है 2025 में कर्नाटक ने पारित कर दिया है। ये पिछले सालों में लगातार बहस चल रही थी कि ये जो हेट स्पीच है, कुछ भी नफरती भाषण फैलाने वाली संबंधित मामले वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो कर्नाटक ऐसा पहला राज्य बन गया है जिन्होंने इससे संबंधित कानून बनाया है। पहला राज्य बना है इसलिए न्यूज़ में। इसमें अधिकतम 7 साल की सजा है। जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पिछले कुछ सालों से आरपीएससी ने घरेलू लीग से संबंधित सवाल जो हाईलाइटेड नहीं रहते उनसे पूछना चालू किया है। इसलिए एक खबर है कि ये जो घरेलू T20 टूर्नामेंट होता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसकी विजेता झारखंड हो गई है। उसने हरियाणा को 69 रनों से हरा दिया। ये भी टेंडेंसी रही है कि कितने रनों से हराया, क्या हराया, वो माइन्यूट इन्फॉर्मेशन पहुँचते हैं। आपको ये पता है कि 2006-07 में ये इंटरस्टेट T20 टूर्नामेंट चला था। फिर 2010 में इसका नाम बदला गया। जो विदेशी ज़मीन पर ये जो टेस्ट क्रिकेट में पहला विदेशी शतक बनाने वाले ये सैयद मुश्ताक अली के नाम पे उनके सम्मान में ये इसका नाम बदल दिया गया। रणजी में कुल 38 टीमें शामिल होती हैं। ये कभी कभी वो अंकों से भी खेलते हैं, तो जनरल आइडिया होना चाहिए। अभी मोदी जी ओमान गए थे तो वहाँ का अब ये टेंडेंसी है, आप ध्यान रखना कि आरएस के मुख्य प्रारंभिक परीक्षा में कई बार सवाल आता है कि उस वक्त देश के हेड का नाम या सुल्तान का नाम क्या है। तो ओमान के हेड का नाम है हैतम बिन तारिक। उन्होंने वहाँ के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द ओमान, नाम आसान है, ये आसान है, ऑर्डर ऑफ द हाई। वहाँ का यदि कोई वहाँ का सम्मान देगा तो सभी देशों ने जितने भी मोदी जी को सम्मान दिए वो वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ऑर्डर ऑफ ओमान आसान है, सर्वोच्च सम्मान आसान है। ओमान थोड़ा याद रखना और ये थोड़ा याद रखना, हैतम बिन तारिक। इनकी मैंने ये फ़ोटो भी लगाई ताकि एसोसिएशन आसान हो। उन्होंने ये अवार्ड दिया है। कुल मिलाकर मोदी जी को ऐसे 29 अवार्ड मिल चुके हैं ओमान सहित। अब 20 तारीख का देखते हैं क्या क्या खबरें रही। ये जो अभी इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया है भास्कर वालों ने, उसकी वजह से ये कांड हुआ है, किया है इन्होंने। क्यों सर का बीजेपी का विधायक है रेवत राम डांगा और हिंडौन से कांग्रेस की विधायक है अनिता जाटव। बयाना से निर्दलीय विधायक है रितु बनावट। हालांकि नेगेटिव न्यूज़ वाले समाचार आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी यदि पूछ ले तो जनरल आइडिया होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा इसमें से कौन सा सवाल आएगा। ये सवाल आएगा इससे। इन्होंने एथिक्स समिति होती है विधानसभा में, यदि कोई भ्रष्टाचार करता है तो
उसकी जांच करने के लिए। तो इन तीनों को बुलाया, बोले कि आपने क्या किया, सबूत दो, कि आप जवाब दो कि आपने ऐसा क्यों किया। तो अब देखते हैं कि इथिक्स समिति, यदि कोई समिति न्यूज़ में रहती है तो सवाल आने की संभावना प्रोमिनेंटली ज़्यादा रहती है। इस समिति ये कार्य है कि यदि जो एमएलए है उसके नैतिक व्यवहार, उसके भ्रष्टाचार कदाचार से संबंधित शिकायतें करती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो विधायक से संबंधित जांच का मामला है, वो विधायिका ये कहती है कि हमारे मामले में जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसलिए जो जहाँ तक पॉसिबल है मामला विधायिका खुद संभालने का प्रयास करती है। ये फंडामेंटल है शक्ति के विभाजन, मॉन्टेस्क्यू के शक्ति के विभाजन के आधार पर। तो उन्होंने पूछताछ से संबंधित मामला अभी जो है उसका जो समिति है उसका आपको पता है ज़्यादातर समितियों के अध्यक्ष है वो विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत करते हैं वासुदेव देवनानी जी। अभी उनके अध्यक्ष है कैलाश वर्मा जो बीजेपी से विधायक है। ऑब्वियसली यदि बहुमत में है तो इसमें 12 सदस्य है, जिसमें ये सदस्य है जयदीप बिहानी, बाल मुकुंद आचार्य जी जो बाबा है हमारे, हंसराज पटेल, राजेंद्र गुर्जर बीजेपी से, गणेश गोगरा, अभिमन्यु पूनिया, वीरेंद्र सिंह कांग्रेस। ये जो स्टिंग ऑपरेशन है इसकी जांच करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी याद रखने वाली बात है कि इसको सबसे पहले 2019 में गठित किया गया। ये वो ऑप्शन के अंतर्गत चुकड़ाने के लिए कहेंगे कि आज़ादी से पहले पहली बार प्रथम विधानसभा में, 7वीं विधानसभा में, 8वीं विधानसभा में। आपको याद रखना है कि 2019 में उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कि कौन सी विधानसभा में ये सबसे पहले इथिक्स समिति या सदाचार समिति का गठन किया गया था। एक जो ये एफएसएसआई है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक, और एफएसएसआई ये अभी एक खाना ठीक खाओ आप, इसके लिए एक अभियान चला रही है, ईट राइट इंडिया पहल, जिसमें विद्यालय में जब गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप इससे संबंधित ही बातें हैं, सुरक्षित स्वास्थ्य, पोषण, भोजन, व्यवहार। तो चूँकि मेन कार्यक्रम चल रहा है ईट इंडिया, ईट राइट इंडिया, तो उसको जब स्कूल में ले जाएगा तो उसके स्कूल का नाम जोड़ दिया गया ईट राइट स्कूल कार्यक्रम, जिसमें कहा गया कि आप ठीक ठाक खाओ। अभी राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र बॉर्डर पर इन पे युद्ध अभ्यास चलते रहते हैं। उससे संबंधित एक नई न्यूज ये है कि नवंबर के पहले सप्ताह में एक त्रिशूल युद्ध अभ्यास किया जाएगा। नाम याद रखना, त्रिशूल। त्रिशूल नामक युद्ध अभ्यास है, थार के रेगिस्तान से लेकर कच्छ अरब सागर में युद्ध अभ्यास किया जाएगा राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर। जोधपुर की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब इसमें शामिल होगी, तीनों सेना इसमें शामिल होगी। ग्रेट इंडियन बस्टर के संरक्षण और डेवलपमेंट वर्सेज एनवायरनमेंट के मुद्दे पर लेके एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये जो ये पश्चिमी राजस्थान में सोलर एनर्जी के मैक्सिमम यूज़ के लिए ये डेवलपमेंट कार्यक्रम, भारत का सोलर पैनल का बहुत बड़ा प्लांट पश्चिमी राजस्थान में लग रहा है, उससे होने वाले नुकसान और इन ग्रेट विशेष रूप से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर के संरक्षण से संबंधित मामलों पर एक लंबे समय से कोर्ट में बहस चल रही है। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बैन लगाया है ग्रेट इंडियन बस्टर के संरक्षण के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान का 14,013 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना वर्ग किलोमीटर है ये एरिया है, और गुजरात का लगभग 740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सोलर पैनल और पवन चक्की दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये इस दोनों स्टेटमेंट को उल्टा करेंगे। राजस्थान में बहुत बड़ा एरिया 14,000 के आसपास, वो इधर 700 वर्ग किलोमीटर ही है। अब जरा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जो संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसकी क्या रूपरेखा है। यह संरक्षण कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा सबसे पहले ये पर्यावरण दिवस के दिन 2013 में चलाया था। अभी इसकी स्थिति यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी कि ये एग्जिंट यानी समाप्त होने के जस्ट पहले की कैटेगरी है, सबसे खतरनाक स्थिति में होता है। राज्य पक्षी है, कहाँ पाए जाते मुख्य रूप से डेजर्ट नेशनल पार्क जो जैसलमेर वाला है और बाड़मेर के आसपास पक्षी है, तो वो किसी एक क्षेत्र लिमिटेड तो रहेगा नहीं, उसके आस पड़ोस में जाएगा। तो ऐसा एग्जामिनर उसको भी पता है, वो आसपास का ऐसा एरिया वाला फैक्ट देगा ही नहीं, तो वो आप उससे काट सकते हैं। जैसलमेर में प्रजनन क्षेत्र हैं, फिर इसे संरक्षण का कार्यक्रम वैज्ञानिक से नियंत्रित प्रजनन करके जातियों बढ़ाई जाए, चूजों को सुरक्षित पालन पोषण कराया जाए। उसकी पार्टीज़ कौन कौन है, राजस्थान सरकार है, भारत सरकार का ये पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नामक एक संगठन है, वो इन तीनों मिलकर फंडिंग करते हैं। और जो ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है एक्जिंट या क्रिटिकली एंडेंजर्ड पशुओं को संरक्षण के लिए, पक्षियों को संरक्षण के लिए, उससे संबंधित मामले ये देखती है।
भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी मतलब पौधे कैसे लगाने चाहिए, क्या क्या नई टेक्निक से कम क्षेत्र में ज़्यादा ऑक्सीजन वाले, ज़्यादा प्रोडक्टिव वाले, ज़्यादा छाया वाले पौधे, इससे संबंधित जो रिसर्च होता है उसके लिए यूनिवर्सिटी गठित की गई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उसके बाद ये 2026 के ब्रिक्स में की चौथी बार भारत अध्यक्षता करेगा। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी यदि भारत अध्यक्षता करता है, स्पेशली ये ब्रिक्स, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये काउंटर है G7 का। तो यदि इतना बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो इस का यदि भारत में अधिवेशन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। 2026 यानी अगले साल में करेगा। इससे ये चौथी बार है। भारत इससे पहले इसकी होस्टिंग कर चुका है। देखो आप 2012-16 लगभग 4 साल के अंतराल में, 2016-21 लगभग 5 साल के, क्योंकि कोविड आ गया था। वापस देखो 5 साल, तो आप यदि 2012 रखते हो तो लगभग ये कि भाई कोविड आ गया था, 5 साल के हिसाब से आ रहा है। ब्रिक्स का जो शब्द है उसमें पहले 5 ही सदस्य, पहले 4 थे फिर 5 बने। बे से ब्राज़ील, रे से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था, फंडामेंटली 4 थे फिर 5 थे। फिर ये इन्होंने पिछले 2 सालों में जो बढ़ोतरी करी है उसको देखते हैं। 2024 में 4 सदस्य जोड़े गए। ये जो इंडिया है इसके पास में ये जो अफ्रीका है इसमें यहाँ एक देश है मिस्र, इंडिया से कनेक्टेड, ये मेडिटेरियन सी है, तो ये मिस्र को जोड़ा गया। एक इसी अफ्रीका से जब नीचे चले गए तो एक इथोपिया नाम का देश है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इथोपिया, इजिप्ट, दोनों ई से शुरू होते हैं। फिर जब ऊपर की तरफ पाकिस्तान के ऊपर यहाँ जाओगे तो एक है ईरान। इस देश ने भी ब्रिक्स में शामिल हो गया। फिर ईरान से इधर देश है एक यूएई, वो भी शामिल हो गया। इधर साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है इंडोनेशिया, वो भी इसमें 2025 में शामिल हुआ है। अब ज़रा समझते हैं कि भाई यदि ये अमेरिका की काट है ये G7, क्योंकि जो G7 है उसका डोमिनेंस करता है अमेरिका और यूरोप, तो उसको काउंटर करने के लिए ये बनाया गया था। तो आप सोचो ईरान इसलिए सदस्य बन रहा है क्योंकि उसको कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो उसकी काट हो। दूसरी बात ये तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो ग्रो करने वाले अफ्रीका के 2 महत्वपूर्ण रीजन है इथोपिया और मिस्र, इसलिए इन दोनों ने भी साइन किया। यूएई का दोनों मामला है तो दोनों की वजह से कहा। इंडोनेशिया ने इसलिए सदस्य हासिल की क्योंकि इस रीजन से उसको इसमें पोटेंशियल लगता है, तो उस हिसाब से। अभी ये जो मैंने बताया मिस्र, इसके आसपास एक इधर देश है मोरक्को। इस मोरक्को ने बिल्कुल फिलिस्तीन के पास में नादो से जॉर्डन, उसको हराकर ये अरब कप जीत लिया। पर ये जो क्रिकेट के मामले में कभी कभी जो चैम्पियनशिप टाइप की टूर्नामेंट होती है उसमें जो ये फीफा में अलग अलग एरिया के अरब सबसे संबंधित, अरब वर्ल्ड है उससे संबंधित एक कप होता है अरबों का, फीफा का, तो उसको में मोरक्को जीता है जॉर्डन को हराकर। 21 तारीख की खबर देखते हैं। अभी ये जो पंचायती राज्य के तहत पंचायती राज और नगर परिषदों के एक चुनाव कराने के लिए जो इतनी कश्मकश चल रही है उसके लिए नया पैरामीटर्स आए हैं। जब पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है तो नया पैरामीटर्स के हिसाब से चुनाव कराने के लिए कहा इन्होंने। अब ये याद रखने वाली चीज़ है परमानेंटली। इन्होंने ये किया है कि ये जो पैरामीटर है उसको किस प्रकार से सेट किया है। आपको पता है 3 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं पंचायती राज में। सबसे पहले पंचायत ग्राम पंचायत, उसके बीच होते हैं ये पंचायत समिति और जिला परिषद। इसने कहा यहाँ हम जनसंख्या रखेंगे 3000 पे वार्ड होंगे 7। पंचायत समिति में ये 3000 है वो लगभग 30 गुना हो जाता है, लगभग 1 लाख। 1 लाख के आसपास वार्ड रखेंगे ये 15। और इसमें पैरामीटर रखा कि यदि जनसंख्या 4 लाख हो तो वार्ड रखेंगे हम 17। फिर कहा कि यदि जनसंख्या बढ़ती है तो फिर वार्ड कैसे होंगे, ये तो बेसिक हो गई। बेसिक के अलावा इन्होंने कहा कि यदि 3000 के ऊपर प्रति बढ़ने वाले 1000 जनसंख्या के ऊपर 2 वार्ड रखेंगे। इधर यदि 1 लाख है तो उसी अनुपात में यदि
15,000 बढ़ेंगे तो हम 2 अवार्ड देंगे अतिरिक्त, इसी हिसाब से आगे। यदि 4 लाख में 1 लाख बढ़ते हैं तो हम वापस 2 अतिरिक्त अवार्ड देंगे। तो ये पहली चीज़, सवाल कैसे बना सकता है, ये नंबर बदल सकता है। 3,000, 1 लाख, 4 लाख आसान है, याद किया जा सकता है। ये नंबर थोड़ा याद करना मुश्किल है। इधर 7 है, इधर 15 है, 15 में से 2 बढ़ा है, 7 दूनी 14, 1, 15, 1। फिर ये इधर भी बढ़ा सकता है कि 1,000 बढ़ेगा तो कितनी, 1,000 बढ़ सकता है 2। इधर तो 2 कॉमन है सब में, 2 2। इधर 1 लाख क्या है, 15,000 क्या है, 1 लगभग है थोड़ा। अगली खबर ये है कि बेंगलुरु के बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु में एक बनेरघट्टा नाम का बायोलॉजिकल पार्क है। ये जो नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स है, जीके टाइप के आते हैं, उसमें आता है। बेंगलुरु में बनेरघट्टा है, उसमें दक्षिण अफ्रीका से पहली बार ब्लैक कैप्ड बंद, ये विशेष प्रकार का, मतलब उसकी ऊपर की गर्दन काली होती है, तो ब्लैक कैप्ड नाम का ये बंदर है, वो उसको लाया गया है इसमें बनेरघट्टा में। इसकी संख्या 8 है, जिसमें 4 मादा। ये नई प्रकार की प्रजाति बंदर की है जो भारत में नहीं पाई जाती। अभी इसरो ने ये LVM-3M6, अब इसका टेक्निकल नाम रखा गया है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, इस मिशन को लॉन्च किया है। ये कौन से सैटेलाइट जो उपग्रह भेजे जाते हैं, ये जो पृथ्वी है उसके पीछे चारों ओर घूमने वाले, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो ये उसके ऑर्बिट में भेजते हैं। फिर ये ऑर्बिट है, जो उपग्रह हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं स्थिर कक्षा में। एक ऑर्बिट में भेजने का मतलब है ये इसी कक्षा में चक्कर लगाया। तो इन ऑर्बिट्स का अलग अलग नाम है। ये जो ऑर्बिट है, ये जो उपग्रह हैं, वो एक पर्टिकुलर नाम के ऑर्बिट में भेजा जाएगा, उसका नाम है ब्लू वर्ड 6 कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्बिट। यानी कि एक ऐसा सैटेलाइट का ऑर्बिट को चुना गया जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन आसान हो। बर्ड, ब्लू बर्ड मतलब ये एक तरीका का पक्षी टाइप का है, जैसे पहले समाचार भेजने के लिए पक्षी यूज़ करते थे, तो उस तरह का वर्ड यूज़ किया गया। 6 इसमें इसलिए यहाँ 6 कॉमन यूज़ किया गया। कॉमन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्बिट मतलब इस ऑर्बिट और उपग्रह का यूज़ कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा। इससे क्या होगा, ये जो सैटेलाइट अपन के टावर से जुड़ते हैं वो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होंगे। अभी क्या है कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये टावर होता है, टावर टू टावर कनेक्शन होता है। अभी यदि आदमी फ़ोन यूज़ कर रहा है तो वो सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट में, इसलिए ये मिशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। LVM-3M6 कौन सा सैटेलाइट ऑर्बिट, ब्लू बर्ड 6 कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्बिट। क्या देगा, डायरेक्ट ऑर्बिट के जरिए फ़ोन से कनेक्ट होते हुए इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा। अभी आपको पता है भारत सरकार ने अपने व्यापार में जो ये अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है, या फिर RCEP साइन नहीं हुआ है, उसकी वजह से उसके लिमिटेशन हो गए थे इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के लिए, तो उन्होंने 2 देशों के साथ वापस फिर ट्रेड एग्रीमेंट किए थे, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ और फिर ये यूरोपियन यूनियन के साथ। तो अभी उसी दिशा में थोड़ा एक और टाइप का FTA करने के लिए एक जॉइंट मीटिंग हुई है भारत और नीदरलैंड के मध्य। भारत और इंग्लैंड के पास में नीदरलैंड, उन आर्थिक मजबूत करने, कुल मिला के FTA करने के लिए जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाई गई है। दोनों देशों के फाइनेंशियल एक्सपर्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट बैठेंगे, बोले कि हम लोग किन किन चीज़ों पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तुम आपकी क्या डिमांड्स है, हमारी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या डिमांड्स है, उस हिसाब से। अभी ये जो झालावाड़ में गागरोन नाम का जलदुर्ग गया है, ये न्यूज़ में रहा। उसके कारण ये है कि ये इसका पुनरुद्धार करा रही सरकार। आपको पता है कि गागरोन उन 6 दुर्गों में से है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो इसका फंडामेंटल जाना, खींची और भैरोमेल, ये 2 मेल जो है, खींची और भैरोमेल, दोनों को पुनरुद्धार किया जाएगा। 12वीं शताब्दी में इसे डोडा राजा बीजल देव ने कराया, ध्यान, बीजल देव ने। अभी आज की खबर क्या है, आज की खबर ये है कि मध्य प्रदेश में पेंच नाम का टाइगर रिजर्व है। वहाँ की 3 साल की पली बड़ी बाघिन, अंतर्राज्यीय बाघ ट्रांसलोकेशन एक टेक्निक होती है जिसमें विमान का यूज़ किया जाता है। वहाँ से भारत, ये जो राजस्थान में है, इसमें बाघ की एक विशिष्ट प्रजाति पाई जाती है। एक अन्य प्रकार की बाघ की प्रजाति और पाई जाए, इसके लिए आनुवंशिक विविधता यानी कि एक से अधिक वंश की
के लिए बूंदी के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में वो बाघिन लाई जाएगी। बाघिन का नाम क्या है? बाघिन का कोई विशेष नाम नहीं है। कहाँ से लाई गई? पेंच टाइगर रिजर्व से। किस जरिए? अंतर्राज्यीय बाघ ट्रांसलोकेशन के जरिए। कहाँ लाई जाएगी? बूंदी के रामगढ़ विषधारी में। किस उद्देश्य से? जैव विविधता के लिए। अभी एक आज घोषणा की गई है कि राजस्थान के कोटा शहर में ये जो दिव्यांग है, वृद्धजन है, आम नागरिक है, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है घूमने फिरने के लिए, बहुत सारे सेंसर की आवश्यकता होती है, इनकी फिजिकल कैपेसिटी लिमिटेड होती है। तो इनके लिए सेंसर बेस्ड पार्क बनाए जाएंगे ताकि इनको जो यूज़ करना है वो आसानी रहे, उसको सेंसरिंग से पता चल जाए, स्मेल से पता चल जाए, टेस्ट से पता चले, हाथ से पता चले, इस प्रकार की चीज़ें। अब यदि स्टेटमेंट है कि इस तरीके का राजस्थान में गठित किया जाने वाला पहला पार्क तो नहीं है, पहले से ही महाराष्ट्र के नागपुर में है, तो इस स्टेटमेंट काटने के लिए मैंने ये पॉइंट दिया है। अभी बैडमिंटन से जुड़ी न्यूज है कि दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी है एन एस से, हालांकि है से ये याद रखना मुश्किल है, चाइनीज़ नाम है। एन एस याद रख सकते हैं। एन एस यंग ने दूसरी बार ये जो BWF टूर वर्ल्ड टूर नाम का हर साल एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है जिसे क्रिकेट में चैंपियन ट्रॉफी होती है, उसका खिताब इसने जीता है। ये कहाँ का खिलाड़ी? दक्षिण अफ्रीका। किसने हराया? चीन में, क्योंकि बैडमिंटन में वही दो चार देशों के कंट्रीज आगे हैं तो वही जीतेंगे। लेकिन आपको याद रखना किसने? दक्षिण कोरियन किसको? चीन को। किसने? एन एस यंग ने किसको कराया? वांग जी ये को हराया है, जीत कर खिताब जीत लिया है। चलो ठीक है, आज तक 19 से लेकर 26 तक एक सप्ताह की खबर समाप्त होती है।